सज गई है खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाएंगे। अब सबके लिए खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले चरण का उद्घाटन किया। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी मौजूद रहे। शिक्षा, कला, व्यापार सहित तमाम विषयों पर चर्चा हुई। पदभार संभालते ही एक्शन में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज पीडब्ल्यूडी और जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ मंथन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों को चेतावनी, कहा अराजकता नहीं होगी बर्दाश्त। होली, रमजान और रामनवमी को शांतिपूर्ण कराए जाने की कही बात। महाकुंभ में अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। वीकेंड पर होने वाली भीड़ को देखते हुए डीजीपी और मुख्य सचिव का दौरा, अलर्ट मोड पर रेलवे। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से खिले सैलानियों के चेहरे। स्नोफॉल का लुत्फ उठाने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं देसी विदेशी पर्यटक। पहाड़ों का मनमोहक हुआ श्वेत श्रृंगार। और चलिए लंच टाइम में सबसे पहले बात भारत और मिस्र की स्पेशल फोर्सेस के संयुक्त अभ्यास की करते हैं, क्योंकि राजस्थान के रेगिस्तान में इस अभ्यास के जरिए उठ रहा तूफान न केवल पड़ोसी पाकिस्तान बल्कि दुनिया के दूसरे कई और देशों को भी परेशान कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह अभ्यास न केवल दोनों देशों के बीच में बढ़ते रक्षा सहयोग की झलक पेश करता है, बल्कि इसके जरिए भारत के जांबाज जवानों के रण कौशल और सामरिक तकनीकों का भी ट्रेलर देखने के लिए मिल जाता है, जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकती हैं। देखिए रिपोर्ट। जाबाज जवानों के दमखम की ये शानदार नुमाइश है। हर खतरे से निपटने के लिए सुरक्षा बलों की तैयारियों की परख है, तो साथ ही साथ आपसी तालमेल और सहयोग की भावना की झलक भी यहाँ साफ साफ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में चल रही खास एक्सरसाइज की हैं, जिसमें धूल के गुबार से उठ रहा तूफान फौजी जवानों के जोश, जज्बे और युद्ध कौशल की ताकत का ट्रेलर दिखा रहा है। क्योंकि यहाँ पर इन दिनों भारत और मिस्र की स्पेशल फोर्सेस का साइक्लोन अभ्यास चल रहा है। ये भारत और मिस्र के स्पेशल फोर्सेस के सालाना संयुक्त अभ्यास का तीसरा संस्करण है, जिसमें दोनों देशों की सामरिक साझेदारी और सहयोग पर मुहर लगाई जा रही है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये अभ्यास 10 फरवरी को शुरू हुआ था और 23 फरवरी को इस संयुक्त अभ्यास का समापन होगा। भारत और मिस्र की स्पेशल फोर्सेस के 25-25 जवान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 3 के दौरान भारत और मिस्र की स्पेशल फोर्सेस के जवानों को न केवल अपनी ताकत और काबिलियत की नुमाइश का मौका मिला, बल्कि इसमें दोनों तरफ के जवानों ने कठिन हालात में दुश्मनों से निपटने के गुर भी एक दूसरे से सीखे। इस सालाना अभ्यास का मकसद भारत और मिस्र के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है और साथ ही साथ इसका उद्देश्य दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच आपसी कार्यकुशलता को बढ़ावा देना भी है। यही वजह है कि इस एक्सरसाइज का थीम कंटिजेंट्स ट्रेन हार्ड रखा गया है, जिसका मतलब मुश्किल हालात में जंग लड़ने की ट्रेनिंग और मिलजुल कर किसी ऑपरेशन को अंजाम देना है। लिहाजा इस दौरान दोनों देशों के जवान जंगी अभियानों के लिए एक दूसरे के रण कौशल और तकनीकों से परिचित हो रहे हैं, उन्हें साझा कर रहे हैं और इस सिलसिले में आपसी समझ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इस संयुक्त अभ्यास में कई खास किस्म की जंगी तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। इनमें शामिल है क्लोज क्वार्टर बैटल ड्रिल, जिसका मकसद जवानों की युद्ध क्षमता को बढ़ाना है ताकि वे कम समय में बेहतर तरीके से दुश्मनों से निपटने में कामयाब हो सके। सर्वाइकल तकनीक, जिसका मकसद कठोर परिस्थितियों में ऑपरेशन जारी रखने और दुश्मनों के बीच फंस जाने पर भी अपना काम पूरा करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।
कॉम्बैट मेडिकल स्किल्स की जानकारी युद्ध क्षेत्र में अचानक होने वाले हादसों के दौरान मेडिकल सहायता देने में सक्षम बनाती है और डिमोलिशन ट्रेनिंग से जवानों को दुश्मन के किलेबंदी को तोड़ने और उन्हें निष्क्रिय करने में मदद मिलती है। मकसद यही है कि 14 दिनों की इस ट्रेनिंग के जरिए जवानों की जंगी क्षमता में इजाफा हो ताकि वह जमीन से आसमान तक, रेगिस्तान से लेकर तमाम दुर्गम इलाकों तक में बेहद कठिन हालात में भी बेहद सटीक और असरदार तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दे सके। इसके लिए इनके ट्रेनिंग सेशंस में असली युद्ध और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन जैसे हालात की रचना की गई, जिसमें इन जवानों को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के गुर सीखने के अलावा अपने रण कौशल के इस्तेमाल और उनकी परख का मौका मिला। साइक्लोन 3 अभ्यास में आतंकवाद विरोधी अभियान की ट्रेनिंग भी शामिल है। इस दौरान जवानों को मिलजुल कर रणनीति बनाने, उन्हें अंजाम देने का कौशल सिखाया जा रहा है। साथ ही उन्हें कठिन चुनौतियों से निपटने के गुर सिखाए जाएंगे। इस मकसद को पूरा करने के लिए ज्वाइंट सामरिक ड्रिल्स का आयोजन किया जा रहा है, तो साथ ही साथ ऐसे वास्तविक माहौल की रचना की गई है जिसमें जवानों को खतरों का सामना करने और उन्हें निष्क्रिय करने में अपने सीखे हुए कौशल को परखने का मौका मिले। कुल मिलाकर भारत और मिस्र की स्पेशल फोर्सेस का ये अभ्यास न केवल दोनों देशों की सेनाओं के आपसी तालमेल को बढ़ाने में मददगार है, बल्कि आपसी रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए साझा सहयोग का भी प्रतीक बन गया है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको भारत और मिस्र के संयुक्त अभ्यास साइक्लोन के बारे में कुछ और खास जानकारी दे देते हैं। दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस का यह अभ्यास 2023 में शुरू हुआ। यह अभ्यास भारत और मिस्र में बारी बारी से होता है। 2023 में ऐसा पहला अभ्यास भारत में हुआ था। उसके बाद 2024 में दूसरा साइक्लोन अभ्यास मिस्र के अंशास में हुआ, जबकि इस साल तीसरा साइक्लोन अभ्यास फिर से भारत में हो रहा है। इस अभ्यास में रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में खासतौर से चलाए जाने वाले अभियानों पर फोकस रहता है। दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस के 25-25 जवान इस अभ्यास में भाग लेते हैं। तो भारत और मिस्र के संयुक्त अभ्यास साइक्लोन का मकसद क्या है, ये भी जान लीजिए। इसका मकसद दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। उसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ अभियानों के लिए क्षमता में इजाफा करना है। साथ ही इसका मकसद स्पेशल मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तैयारी पर जोर देना भी है। इसमें स्नाइपिंग, कॉम्बैट, फ्री फॉल और सर्विलांस की ट्रेनिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसके जरिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और संवाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत से पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस के जवान शामिल हैं। वहीं मिस्र की ओर से इसमें वहां के कमांडो स्क्वाड्रन्स और एयरबॉर्न प्लाटून के जवान शामिल हैं। और देखिए, आपको बता दें, भारत और मिस्र के बीच में रक्षा सहयोग तो बढ़ता जा रहा है। भारत और मिस्र के बीच में रक्षा और सुरक्षा संबंध पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं। मिस्र भारत का रणनीतिक साझेदार बन चुका है। वजह यह है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिस्र का रणनीतिक महत्व है। साथ ही भारत की लुक वेस्ट नीति मिस्र की लुक ईस्ट नीति के अनुकूल है। इसके अलावा मिस्र को भारत के डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात भी बढ़ सकता है। लिहाजा भारत और मिस्र रक्षा मामलों में नजदीक आते जा रहे हैं। तो अब बात देश में चल रहे उत्सवों की कर लेते हैं। हमारे देश को उत्सवों का देश कहा जाता है। मथुरा में होली का खुमार छाने लगा है। ब्रिज में बसंत पंचमी से ही होली की शुरुआत हो जाती है और अब जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ रहा है, कान्हा संग होली खेलने के लिए भक्तों की संख्या बढ़ने लगी है। उत्सव का एक और रंग पहाड़ों पर भी छाया हुआ है। मौसम में बदलाव के बाद पहाड़ों की रौनक बढ़ गई है। आलम ऐसा है कि पहाड़ बर्फोत्सव बना रहे हैं। बर्फबारी शुरू होने से यहाँ पर पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। और एक और उत्सव यहाँ चल रहा है और वो है फूलों का उत्सव। दिल्ली के अमृत उद्यान के बाद अब नोएडा में फूलों का उत्सव चल रहा है। चूंकि इस मौसम को बसंत कहा जाता है और ये मौसम फूलों से महक बिखेरने वाला भी होता है, इसीलिए देश के कई इलाकों में ऐसा उत्सव मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उत्सव मन रहा है। जहां ब्रिज में आप देख सकते हैं कि बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो गई है, वहीं पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और एक बार फिर से बर्फबारी के होने से पहाड़ों पर श्वेत श्रृंगार हो गया है। तो वहीं तीसरी तस्वीर जो है वो फूलों की है। आप देखिए किस तरह से फूलों का उत्सव भी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसे वसंत उत्सव भी कहा जाता है। ये तीनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो महा उत्सव की तस्वीरें आपको दिखाती हैं।
चलिए बर्फोत्सव की बात हो जाए। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, इन राज्यों के ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। यहाँ ताजा बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। इन इलाकों में मौसम सैलानियों के लिहाज से तो काफी सुहाना हो गया है। दूर दूर से सैलानी यहाँ पहुंचने लग गए हैं। खासकर हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। ताजा बर्फबारी ने उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों की रंगत बदल दी है। बर्फबारी से यहाँ के पहाड़ों ने मानो सफेद चादर ओढ़ ली है और यहाँ की खूबसूरती देखते ही बन रही है। कानाताल में हुई बर्फबारी ने यहाँ के मौसम को खुशनुमा बना दिया है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। ये केदारनाथ धाम की ताजा तस्वीरें हैं। यहाँ 2 फीट तक बर्फ गिर चुकी है। वहीं आसपास के निचले इलाकों में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। शिवरात्रि पर केदारनाथ धाम के कपाट खुलने का दिन तय है, लिहाजा बर्फबारी के बीच यहाँ तैयारियां जारी हैं और आईटीबीपी के जवान भी मुस्तैदी से सुरक्षा तैयारियों में जुटे हैं। बर्फबारी से औली की खूबसूरत वादियां चमक रही हैं और यहाँ सुकून के पल बिताने आए सैलानी खुशी से चहक रहे हैं। यहाँ करीब 1 फीट बर्फबारी हुई है। लंबे इंतजार के बाद यहाँ एक बार फिर स्नोफॉल हुआ है और सैलानी इन पलों का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मनाली समेत यहाँ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। यहाँ सोलंग नाला, गुलाबा, रोहतांग और कोठी में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। सोलंग नाला में बर्फबारी के बीच सैलानी पैराग्लाइडिंग का लुत्फ लेते नजर आए। जाहिर है टूरिस्ट यहाँ बर्फबारी का दीदार कर बेहद खुश हैं। आते ही इतना अच्छा लग रहा है और मैं बचपन में आई थी तब भी मुझे कभी इतनी बर्फ नहीं मिली थी यहाँ पे, बट आज बहुत इतना एक हेवन, आई कैन फील हेवन हियर। इतना सुंदर है सब कुछ और मतलब मैंने अपने पेरेंट्स को भी अपनी वीडियोस भेजी है, वो भी इतना राजस्थान में इतना खुश हो रहे हैं, उन्हें वहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि वाह, मतलब बर्फ बहुत अच्छा है सब कुछ यहाँ पे। हम लोग को बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है, एकदम ठंड हो रही है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत ही अच्छा एंजॉयमेंट हो रहा है। यहाँ पे आके हमें इतना प्यारा लगा, इतना ठंडा मौसम हो रखा है, इतनी स्नोफॉल इस समय अनएक्सपेक्टेड थी, इतने दिनों से हो नहीं रही थी। हम जयपुर से हैं, जयपुर में इतनी गर्मी हो रखी है इस समय भी, और यहाँ पे आके हम बर्फ में खेल रहे हैं, इतना मजा आ रहा है, इट्स जस्ट फील लाइक हेवन। हाँ, जन्नत फील हो रही है हमें। बर्फबारी के बीच पर्यटकों का उत्साह चरम पर है। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और मैदान यहाँ जन्नत का एहसास करा रहे हैं। हिमाचल के डलहौजी बर्फबारी ने इन सैलानियों की मौज बहार कर दी है। यहाँ हम लोग डलहौजी में आए थे, फर्स्ट टाइम बर्फ देखने के हिसाब से आए थे। कल से दुआ कर रही थी कि यहाँ पे स्नो और आज फाइनली यहाँ पे स्नो हो ही गई। ओह माय गॉड, आई कैन बिलीव इट। माय नेम इज तैयबा, आई एम फ्रॉम मुंबई और हमें नहीं लगा था डलहौजी में बर्फ देखने मिलेगी लाइव, पर अभी देखने मिल रही है तो इट्स ड्रीम्स कम्स ट्रू। डलहौजी एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्वर्ग का नजारा है, एक हेवन है। इतना अच्छा कि मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मुंबई तो बस एक सपनों का शहर है, पर यहाँ पे आके खुलने का, जीने का एक अलग ही अंदाज है। पूरी घाटी अब बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आ रही है। तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। कुछ एक इलाकों में तो तापमान -डिग्री तक जा पहुंचा है।
हालांकि मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम भी उठाए हैं। पुलिस बल को महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया गया है। मनाली के नेहरू कुंड तक सभी वाहनों को जाने की अनुमति है, जबकि सोलंग नाला और अटल टनल की तरफ केवल 4x4 वाहनों को ही जाने दिया जा रहा है। शिमला के नारकंडा और फागू समेत ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया है। नारकंडा में करीब 3 इंच तक बर्फ गिर चुकी है, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर, सोनल, सिरमौर, मंडी, शिमला और कांगड़ा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हालांकि तमाम दुश्वारियों के बावजूद कुफरी में बर्फबारी देख पर्यटक खुशी से झूम उठे। फिलहाल इनके लिए लफ्जों में अपनी खुशी बयां करना मुश्किल है। तो स्नोफॉल भी मिल गई, सबसे बढ़िया। पहली बार आए हैं शिमला और फर्स्ट टाइम में स्नोफॉल मिल गई। जयपुर से आया, मेरा नाम जितेंद्र है और पहली बार स्नोफॉल देखी मैंने, बहुत ही मजा आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर हुई इस बारिश बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। देहरादून से सागर शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, मनाली से मनविंदर अरोड़ा और शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको मथुरा लिए चलते हैं। यहाँ पर भक्ति के रंग में ब्रजमंडल खूब रंगा हुआ है। बसंत पंचमी से यहाँ मंदिर मंदिर होली उत्सव शुरू हो जाता है। ऐसे में मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर भी रंग गुलाल की मनमोहक आभा समेटे हुए नजर आया। दरअसल बसंत पंचमी से द्वारकाधीश मंदिर में रोजाना होली गायन हो रहा है। ब्रज के ब्रज प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में और पुष्टीय मार्गीय संप्रदाय से ये मंदिर चलता है। और जो होली की उमंग है ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हो गई थी और आज जो मंदिर है द्वारकाधीश मंदिर, हम यहाँ मौजूद हैं। और द्वारकाधीश मंदिर की अगर बात करें तो यहाँ सबसे पहले ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं 10 बजे। 10 बजे के बाद ठाकुर जी को पिचकारी से होली खिलाई जाती है, फिर उनके गुलाल लगाया जाता है और फिर जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए उनके ऊपर ये गुलाल उड़ाया जाता है। और ये ब्रज की होली जो है ये अपने आप में बड़ी अनोखी और अद्भुत होती है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली शुरू हो जाती है, जो अब धीरे धीरे अपने सुरूर और समाप्त पर आएगी। और यहाँ आने वाले श्रद्धालु जो होली में आते हैं वो इस होली का आनंद ले अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित होते हैं, बड़ा भगवान का भक्त मानते हैं कि भगवान का बड़ा हमारे ऊपर कृपा है जो हम ब्रज में आकर ठाकुर जी के साथ होली खेल रहे हैं। तो ब्रज के जो तमाम मंदिर हैं उनमें अब इसी तरह की होली और इसी तरह का नजारा देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया ब्रज का होली मैंने पहली बार अनुभव किया, बहुत बढ़िया लगा। द्वारकाधीश का आशीर्वाद मिला, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अंदर से होली हो गया, अंदर से कुछ लग रहा है धुल गया मेरा, बहुत ज्यादा लेके जा रही हूँ, पता नहीं कितना भर के रख पाऊंगी उनको अपने पास। मेरे लल्ला है घर में, तो ऐसा लग रहा था लल्ला मैया को लगा रहे हैं होली। बहुत आनंद, बहुत एक बात ना आकर समझ नहीं आता था मैं क्या पाया हूँ, भगवान से आज क्या पाया हूँ मुझे मालूम है होली क्या है। मुझे मैंने इमेजिन ही नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ हूँ आज। ऐसे भव्य दर्शन और ऐसी होली मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी और आज बहुत ही दिल बहुत खुश हो गया। मैं बहुत खुश हूँ आज, एकदम भाव विभोर हो गई। अगर आप दिल्ली के अमृत उद्यान में लगे फूलों के मेले को मिस कर रहे हैं तो फिर ना करिए। हर साल की तरह इस साल भी नोएडा में भव्य फ्लावर शो का आयोजन हुआ है। नोएडा के सेक्टर
33 स्थित शिवालिक पार्क में गुरुवार से फूलों का मेला शुरू हो चुका है, जो 23 फरवरी तक चलेगा। फ्लावर फेयर में देश विदेश से मंगवाए हुए खूबसूरत फूलों की 100 से ज्यादा प्रजातियां देखने को मिलेंगी। में पुष्प मेले का आगाज हो चुका है और मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 33 स्थित शिवालिक पार्क में। हर साल की तरह फिर से आज यहाँ पे पुष्प मेले का आगाज हो चुका है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आगाज किया जाता है इस मेले का। आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ आकर्षण का जो केंद्र है वो यहाँ पे ये जो काशी विश्वनाथ मंदिर बनाया गया फूलों से, लगभग इसकी 35 फीट इसकी ऊंचाई बताई जा रही है। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से इस मंदिर के सामने फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। और ऐसे नहीं, और इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहाँ पे इस मंदिर के अलावा महाकुंभ के भी कई आकृतियां दिखाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पत्तों से हाथी बनाया गया है। उसके अलावा यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस तरफ भी काफी सारी थीम बनाई गई हैं, वहाँ जैसे यहाँ पे कलश बनाया गया है और काफी यहाँ पे आकर्षण का केंद्र है। मैं आपको बता दूं लगभग 10 राज्यों के ये राष्ट्रीय पुष्प और 100 से ज्यादा फूलों की प्रजातियां यहाँ पे फूलों की पेश की गई हैं। और मैं आपको दिखा दूं कि उस तरफ स्टॉल लगाए गए हैं। यहाँ पे तो केवल आप फूलों के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, फूलों का आनंद ले सकते हैं, जो कि तरह तरह के कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे फूलों को सजाया गया है। और सब बच्चे से लेकर जवान तक यहाँ पे सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। आप फ्लावर शो में आई हैं, किस तरीके का लग रहा है आपको? बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना अच्छा वैसा लग रहा है नेचर हैज ऑन इट्स फुल ब्लूम। स्प्रिंग का असली मजा यहीं पे लग रहा है बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा आकर्षित आपको क्या चीज लग रही है यहाँ? ये वाला मंदिर और जिन्होंने डिफरेंट एकदम आर्किटेक्ट्स बनाए हैं डिफरेंट फ्लावर्स के, बहुत ही ब्यूटीफुल। बेटा आप भी देखने आए हैं? हाँ। कौन से फूल आपको ज्यादा पसंद है? सारे। देख सकते हैं कि बच्चे से लेके बूढ़े से लेके जवान हर कोई खुश है, यहाँ पे फ्लावर शो का आनंद उठा रहा है। और मैं आपको बता दूं ये फ्लावर शो अगले 4 दिन तक चलेगा। प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ मेला अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवसर पर आखिरी महास्नान का आयोजन होगा, लेकिन जैसे जैसे महाकुंभ के समापन का वक्त नजदीक आ रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। महाकुंभ का आखिरी वीकेंड होने पर महाकुंभ प्रशासन को उम्मीद है कि प्रयागराज के संगम घाट पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसलिए प्रशासन अभी से ही मुस्तैद हो गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत होने न पाए। चूंकि ज्यादातर श्रद्धालु दूर दूर इलाकों से ट्रेन के जरिए पहुंच रहे हैं, इसलिए रेलवे भी लगातार स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रेलवे का प्लान है कि वीकेंड पर भीड़ बढ़ने की उम्मीद को लेकर खास इंतजाम किए गए और ज्यादा ट्रेनों को चलाने की बात भी हो रही है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न हो। तुम देव नदी, तुम भागीरथी, तुम मंदाकिनी, तुम सुरसरी, तुम नदीश्वरी। संगम तट पर मां गंगे की स्तुति मन और आत्मा दोनों को शीतल कर देती है। और जब महाकुंभ जैसा पावन अवसर हो तो कोई भक्त इसे छोड़ना नहीं चाहता। यही वजह है कि तीर्थराज प्रयाग में इन दिनों आस्था भक्ति का महासागर उमड़ रहा है। ये महाकुंभ का आखिरी हफ्ता होगा, लिहाजा प्रशासन का मानना है कि वीकेंड पर प्रयागराज में भक्तों की और भारी भीड़ उमड़ सकती है। इसे देखते हुए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। वीकेंड पर सभी तरह के वीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। लोगों को शहर के बाहर बने पार्किंग एरिया में अपने वाहन पार्क करने होंगे। शनिवार रविवार को वीआईपी मोमेंट पर रोक रहेगी ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम रहे। जाहिर है पूरे देश और दुनिया से भक्त संगम में आस्था की डुबकी लगाने उमड़ रहे हैं। समाज के हर तबके, हर वर्ग में महाकुंभ को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भक्ति, आस्था और विश्वास के सहारे ये भक्त तमाम बाधाओं को लांघ गंगा स्नान के लिए संगम तक पहुंच रहे हैं। बैसाखी से आप जो है पूरा यहाँ पर चल रहे हैं, किसी का मैं देख रहा था सहारा भी नहीं ले रहे हैं, तो थके नहीं आप चलते हुए? थके हैं कुछ ही। कुंभ का जुनून है। हाँ, अब हिंदू हैं तब तो है ये है, आस्था तो है ये है। कहाँ से आ रहे हैं? हम घर हमारा बिहार पड़ता है। बिहार से आ रहे हैं? नीतीश जी के 4 नंबर बॉर्डर हैं। कितना किलोमीटर चले? अब स्टेशन से जोड़िए ना, यहाँ कितना है? काफी दूर है, कई किलोमीटर तो है। 15 कितनी देर लग गई? कितनी देर लग गई? 4 बजे से चलते रहे तो 10 बजे स्नान किया।
कोई पदयात्रा कर प्रयागराज पहुंच रहा है, कोई साइकिल से तो कोई बस, ट्रेन या दूसरे साधन से संगम नगरी का रुख कर रहा है। ऐसे में सीतामढ़ी के हरी छपरा के रहने वाले रजनीश देविश और डब्ल्यू सिंह ने स्केटिंग के सहारे महाकुंभ की यात्रा करने की ठानी। इन लड़कों ने 12 फरवरी को अपनी यात्रा शुरू की और 20 फरवरी को तकरीबन 700 किलोमीटर की यात्रा संपन्न कर ये सीतामढ़ी लौटे। संगम नगरी में भक्ति आस्था के साथ ही सेवा भाव भी खूब दिखाई दे रहा है। जगह जगह लोग जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, व्यवस्था बनाए रखने में भी सहयोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की हैं। यहाँ प्रयागराज आने जाने वाले भक्तों की भारी भीड़ जुट रही है। ऐसे में आरपीएफ के जवान पूरी शिद्दत के साथ क्राउड मैनेजमेंट में जुटे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं। गाड़ियाँ जब भी आ रही हैं, पहले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबने लोग उतर जाएं, उसके बाद ही कोई चढ़ने पाए, और जब गाड़ी खुल रही हो तो सुरक्षित यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि गाड़ियों के खुलने के क्रम में ही अनटूवर्ड्स इंसिडेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऐसे कोई भी अनटूवर्ड्स इंसिडेंट न होने पाए, इसको ध्यान में रखते हुए जब गाड़ियाँ खुलने लगती है तो हमारे जवान काफ़ी चौकस हो जाते हैं, और इवन अगर कोई दौड़ के चढ़ने का प्रयास करता है तो उसको व्हिसिल के माध्यम से वहीं रोकने का प्रयास किया भी जाता है। अगर कोई बीमार है या किसी पैसेंजर को तुरंत मदद की जरूरत है तो पुलिस प्रशासन के साथ ही आम लोग भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूरे देश में महाकुंभ को लेकर भारी उत्साह और श्रद्धा का भाव है। इंदौर में कैदियों के ऐसे ही जज्बात को देखते हुए यहाँ महाकुंभ से संगम का पवित्र जल लाया गया और जेल में कैदियों के स्नान की व्यवस्था की गई। यहाँ 2400 से ज्यादा कैदियों ने प्रयागराज से लाए गए गंगा जल से स्नान किया। 144 साल के बाद में महाकुंभ का महापर्व पड़ा है और हर व्यक्ति की ये इच्छा है कि वो वहाँ जाकर के स्नान कर सके, और हमारे बंदी भाई जो कि बंधनों में हैं वो वहाँ जा नहीं सकते हैं, तो मैंने शाही स्नान के दिन का गंगा जल, जो कि सभी साधु संतों के हाथ से स्पर्श करा हुआ जल है, जिसको मैंने यहाँ पे मंगवाया है, और उसको मंगवाने के बाद विधि विधान से उसका अनुष्ठान पूर्वक पूजन करा के आज हमारे बंदी भाई उसमें स्नान कर पाएंगे। कुछ ऐसी ही व्यवस्था यूपी की जेलों में भी की गई है, जिसके तहत यूपी की 75 जेलों के कैदी संगम के पावन जल से स्नान कर रहे हैं। साधु संत हों, आम भक्त या समाज की मुख्य धारा से कट चुके कैदी, सभी महाकुंभ के शुभ अवसर पर आस्था की एक डुबकी लगाने को बेताब हैं। यही श्रद्धा, यही भाव पूरे देश को एक सूत्र में पिरो रहा है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा, सीतामढ़ी से केशव आनंद और प्रयागराज से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं ऐसे आयोजन में जो राज्यों के पर्यटन विकास से जुड़ा हुआ है। ये आयोजन दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हो रहा है। ये एक ट्रैवल एक्सपो है। यहाँ एक ही मंच पर देश विदेश के टूर प्लानर्स और राज्य सरकार के पवेलियन लगाए जाते हैं। इसमें 28 राज्यों के पर्यटन विभाग और टूरिज्म बोर्ड के साथ 50 विदेशी टूरिज्म बोर्ड भी पहुंचे हुए हैं। का हिडन जेम क्या है? जो आम लोग जानते हैं वो बीचेस समझते हैं, पर आपके हिसाब से वो क्या चीज है जो आप गोवा में लोगों को दिखाना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम बीचेस? हिडन जेम हम बोले तो गोवा के लोग और गोवा का कल्चर, संस्कृति, ये सबसे अलग है। दुनिया के कोई भी टूरिज्म डेस्टिनेशन हो, वो गोवा के लोगों से और गोवा के कल्चर से, संस्कृति से मैच नहीं कर सकते। स्पिरिचुअलिटी की आजकल बहुत बात होती है। गोवा को कैसे आप स्पिरिचुअल एरियाज से, स्टेट से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? गोवा में जो लोग आते हैं वो मेमोरी तैयार करने के लिए, अपना एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट तैयार करने के लिए, तो उसको सन एंड सी पार्टी वो तो सब मालूम था, लेकिन रीजनरेटिव टूरिज्म जो हमने नई संकल्पना शुरू की है, जो आज हम लोगों के सामने लाके दिखा रहे हैं, वहाँ से लोगों का है अपना गोवा का कल्चर, ट्रेडिशन, हेरिटेज कभी लोगों ने देखा नहीं था। तो आज हम ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं जहाँ से हम लोग ये बात करें, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे बात करें, रीजनरेटिव टूरिज्म के हिसाब से एकादश तीर्थ मतलब 11 टेम्पल जो हमारे हैं जिनकी हिस्ट्री है वो बात करें,
एक्सपोजिशन हाल ही में हुआ था, जहां पूरे सब देश के और दुनिया के लोग यहाँ पे आए थे गोवा में, उसकी बात करें तो इट अलाउज अस टू शोकेस मच मोर। थैंक यू सो मच सर। तो गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर फिलहाल यही कह रहे हैं कि जो गोवा के नाम से लोग समझते हैं बीचेस, पब, बार, उससे कहीं अलग गोवा की एक कल्चरल स्पिरिचुअल इमेज है और उसी इमेज को दिखाने की कोशिश आज दुनिया को यहाँ से की जा रही है। किस तरह से आपने इतना सुंदर अपना स्टॉल बनाया हुआ है, क्या कुछ रखा हुआ है इसमें? हाँ जी, ये है, हम आंध्र प्रदेश टूरिज्म को स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट में वी आर प्रमोटिंग द डेस्टिनेशंस, होटल्स, ट्रैवल कंपनीज। अगर होटल्स और ट्रैवल कंपनीज के साथ साथ भी इस बार हमने एक अलग किस्म से जियोग्राफिकल इंडिकेटेड टैग्ड प्रोडक्ट्स जो कल्चर को प्रमोट करने वाले। तो सबसे पहले है, हम आपको दिखाएंगे ये एटिकोपाका टॉयज। इस बार हमें 26 रिपब्लिक डे परेड में 3rd प्राइज इसको मिला है। क्या नाम है इनका? एटिकोपाका टॉय, एटिकोपाका बोम्मलू। ये एक छोटे से गांव नाम है, इसमें ये सारे विलेजर्स ये ही टॉयज और ये नेचुरल ब्लेंडेड है। ये सब नेचुरल कलर्स के साथ किया है और ये वुड भी वहीं पर ही मिलती है। तो ये पूरा गांव का इनकी लाइवलीहुड इसी से होती है। इस गांव में अभी ऑलरेडी जर्मनी तक ये टॉयज हमारा चले गए हैं और इसकी ब्रांडिंग होती है सिर्फ विलेजर्स और इनकी लाइवलीहुड इसमें से ही है। तो अभी आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस गाँव में ये बनता है, हाँ जी, वहाँ तक भी लोग जाएं जब वहाँ घूमने के लिए। हाँ जी, उसमें हम ये सर्किट्स बना रहे हैं। हमने एक कंपनी स्टार्ट करा है, GI ट्रिप्स। सो वो GI ट्रिप्स में क्या है, हमारे बहुत सारे ट्रैवल पार्टिसिपेंट्स है। ये GI ट्रिप्स क्या करते हैं कि जो GI टैग्ड प्रोडक्ट्स है, जैसे एटिकोपाका, ये है लेदर टॉय, जो लेदर का जो है ये एक्सक्लूसिवली हैंड पेंटिंग है। ये लेदर लैम्प शेड है। और दूसरा है कोंडापल्ली, ये विजयवाड़ा के पास है। और ये बोबिली। तो एक टूरिस्ट आकर एक रिलीजियस प्लेस तिरुपति, ये भी GI टैग्ड है, और एक सोवेनियर, एक ये, और ये जो मंगलगिरी साड़ी जो मैं पहन रही हूँ। तो क्या है कि एक क्यूरेट एक्सपीरियंस हम क्यूरेट कर रहे हैं। तो केरला के स्टॉल पर जब आप पहुंचेंगे पवेलियन में, तो यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसे बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई पड़ेंगे जो कि कह रहे हैं कि वेडिंग इन केरला, मतलब केरला को एक वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश है। यहाँ पर मेरे साथ रमेश नैयर जी हैं। सर, वेडिंग इन केरला, कोई अगर नॉर्थ इंडिया से वहाँ जाए केरला में शादी करने के लिए, क्यों जाए? सर ऐसा है, हमारा केरला में कि हर एक टेस्ट मिल जाता है, एक ट्रैवलर का हर एक टेस्ट मिल जाता है। हमारे पास जैसे बैक वाटर्स है, हमारे पास बीचेस है, हमारे पास हिल स्टेशन है, हमारे पास टाउन है। तो क्लाइंट को जो टेस्ट के हिसाब से अपने को शादी कराने का उधर, जैसे किसी को बैक वाटर पसंद है, किसी को बीच पसंद है, किसी को हिल स्टेशन पसंद है, तो ये हर एक टेस्ट है ना एक ही डेस्टिनेशन में आपको मिलते हैं। एक ही वाटर मतलब, बैक वाटर मतलब इट्स कनेक्ट रिवर, सी एंड अपना पॉन्ड, ये पूरा पानी का एक समावेश है। ये बहुत मतलब बैकवाटर मतलब मेरे ख्याल से इंडिया में और कहीं नहीं है, इतना बढ़िया बैकवाटर और कहीं नहीं है। तो इसकी वजह से सबसे ज्यादा बैकवाटर में भी वेडिंग हमारा चल रहा है। वेडिंग सीजन आ रहा है, अगर आप भी सोच रहे हैं कि भाई वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, तो केरला उसका एक ऑप्शन हो सकता है। तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है। ऐसा ही कुछ वेन्यू आपके लिए भी तैयार है, तो जाइए केरला में और शादी आप वहाँ अपनी प्लान कर सकते हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। बारी आ गई है आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टोरी की। दिखा देते हैं आज की AI स्टोरी कौन सी है। माना यह जाता है कि रोबोट वो हर काम कर सकता है जो इंसान करता आ रहा है और इसकी खास बानगी अब चीन में देखने को मिल रही है। वैसे तो तमाम देशों में रोबोट के इस्तेमाल और उनके निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन चीन की बात ही कुछ निराली है। चीन इन रोबोट्स के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके खोज रहा है और इन्हें आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी से भी लैस कर रहा है ताकि इनका उपयुक्त तरीके से इस्तेमाल हो सके। इसकी झलक हम आपको दिखला रहे हैं इन तस्वीरों में। एक तस्वीर चीन के एक स्कूल की है जिसमें रोबोट अब टीचर की जगह लेता नजर आ रहा है और स्कूल में बच्चे बड़ी गर्मजोशी से चीयर करते हुए इस टीचर रोबोट का स्वागत कर रहे हैं और पढ़ाने के उसके अंदाज से बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। हालांकि क्लास में टीचर भी मौजूद है, लेकिन रोबोट से पढ़ने का बच्चों का ये अनुभव कुछ अलग ही बयां कर रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर चीन के एक शहर की सड़क की है जहां एक रोबोट पुलिसकर्मी के रूप में गश्त लगाने पहुंचा है। वहां असली पुलिसकर्मी से भी उसकी मुलाकात होती है और दोनों मिलकर अपने काम को अंजाम दे रहे हैं।
तस्वीर को देखकर ऐसा लग सकता है जैसे कि पुलिस रोबोट ट्रेनिंग पर है और असली पुलिस वाला उसे ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन दोनों को सड़क पर मौजूद एक बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि कैसे इंसान और रोबोट के रूप में पुलिसकर्मी मिलजुल कर काम कर रहे हैं। आप भी देखिए। देखिए, संगीत और नृत्य के शौकीन लोगों को आप अक्सर गीतों की धुनों पर थिरकते देखते होंगे। बैटरी या चाबी से चलने वाले बच्चों के खिलौनों को आप अलग अलग ट्यून्स पर थिरकते देखते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी रोबोट को थिरकते या डांस करते देखा है? अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। ये कमाल का रोबोट है जो संगीत के सुरों, लय और ताल पर अपनी ही धुन में मगन और थिरकता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, इस रोबोट की ये काबिलियत केवल इसीलिए नहीं क्योंकि लोग रोबोट को इस तरह डांस करते देखकर खुश हों, अपना मनोरंजन करें। एक कदम आगे बढ़कर इस तरह के रोबोट लोगों के डांस पार्टनर बन सकते हैं, वो दिन भी दूर नहीं। हालांकि इन तस्वीरों में रोबोट को किसी पार्टनर के साथ डांस करते नहीं देखा जा रहा, लेकिन आपको बता दें कि जब इस तरीके से डांस के लायक रोबोट बना दिए गए हैं तो ऐसे रोबोट भी जरूर दिख जाएंगे जो आपके साथ स्टेप से स्टेप्स मिलाकर डांस करेंगे और आपको पार्टनर की कमी महसूस नहीं होने देंगे। और लंच टाइम में अब आपको प्रेरित करने वाले विचार दिखाते हैं। आइए देखते हैं आज का विचार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। और लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी सोमवार को। देखते रहिए GNT।